हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम करंट ये इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें फर्स्ट क्लास में हम रियल और जो हमारा नॉमिनल जीडीपी था उसमें डिफरेंस हम देख चुके थे और किस तरह से जो मोमेंटम है ग्रोथ का 6.8 टू जो 7.2% हमको दे रखा है वो हमने डिटेल में डिस्कशन किया था उसके बारे में। आज हम देखेंगे कि कैसे प्राइवेट कंजम्पशन जो है इंडिया का वो हमारी जो ग्रोथ है उसके पीछे एक मेन फैक्टर एज ए मेन फैक्टर डेवलप हो रहा है। देखिए इसके पीछे का रीजन देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये पोर्शन लिया ही क्यों है। इंडिया की जो ग्रोथ अगर हम बात करें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे बिफोर 2014 या फिर हम कह सकते हैं 2010 से पहले के अगर देखें, ठीक है, 2010 से पहले का अगर हम डाटा उठा के देखेंगे तो इंडिया की जो ग्रोथ थी वो मोर और लेस क्या सेविंग्स के ऊपर चलती थी। मीन्स सेविंग्स वाज द मेन फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडिया। और ये सेविंग्स कहाँ से आती थी? ये हाउस होल्ड सेविंग्स आती थी। ओके, और प्राइवेट कंजप्शन काफी कम रहा करता था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ क्या हुआ है कि कुछ लास्ट के 10-15 सालों में क्या चेंजेस आए कि हमारा जो प्राइवेट कंजप्शन है ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इंक्रीज हो गया है। मीन्स स्टिल वी हैव द सेविंग्स है ना बिगर पार्ट इन आवर ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ। बट अब क्या है ना, धीरे धीरे क्या प्राइवेट कंजप्शन ने भी थोड़ा मोमेंटम गेन किया है। वो प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट आर द ड्राइवर्स ऑफ इंडिया ग्रोथ। जो हमारी ग्रोथ है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये दो फैक्टर हैं जिनके कारण हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। देखिए ये जो हमको दो ग्राफ दे रखे हैं इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे में, ये क्या बताते हैं कि 2016 का डेटा देखिए आप, 59% था हमारा, ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते होते ये 2024 में थोड़ा सा डिप हुआ है, अदरवाइज इट्स अराउंड 60, बियॉन्ड 60। मीन्स पूरे अगर आप 10 साल का डेटा उठा के देखें 2016 से लेकर 26 तक, तो 10 पीरियड जो 10 साल का हमारा पीरियड है उसमें हमारे जो कंजम्पशन है मोर और लेस एवरेज हमारा 60% रहा है जीडीपी का प्राइवेट कंजम्पशन। मीन्स 60% तो जो हमारी ग्रोथ आ रही है वो प्राइवेट कंजम्पशन से आ रही है। तो हमारी जीडीपी किस तरह से चेंज हुई है? हमारी जीडीपी सेविंग से और कंजम्पशन की तरफ मूव हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट। ये देखिए इन्वेस्टमेंट 2016 में ऑलमोस्ट 30% के अराउंड इन्वेस्टमेंट था हमारा, और इन्वेस्टमेंट मोर और लेस अगर हम देखें तो ये 30%, 28 से 30 के बीच में वेरी कर रहा है, और इसका एवरेज आप निकालेंगे तो अराउंड 28-29 के बीच में आसपास में इसका एवरेज आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मोर और लेस सेम है, लेकिन जो ड्राइवर का मेन फैक्टर, जो हमारे ग्रोथ का मेन ड्राइवर है वो कौन है? प्राइवेट कंजम्पशन। जबकि पहले क्या हुआ करता था? हाउस होल्ड सेविंग्स। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे। जो सेकंड डेटा हमको दे रखा है इसमें ग्राफ में वो दे रखा है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन रियल ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ये रियल से क्या मतलब है? रियल से मतलब है दो तरह का, जैसा हमने पिछले क्लास में देखा था, एक तो नॉमिनल और एक रियल, दो तरह की जीडीपी होती है। तो रियल का मतलब है इसको कैलकुलेट किया गया है जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, जिसके हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ जीवीए। इसके बारे में अभी हम देखते हैं। उसको हम अगर रियल कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल हो जाता है। मींस कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि हम जो इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है उसको हम अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो वो कांस्टेंट प्राइसेस हो जाता है। मींस एक बेस ईयर ले लेते हैं, मान लीजिए 2011 हमने बेस ईयर ले रखा है, और 2011 के बेस पे हम अगर कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करके जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड, तो वो रियल होता है। उसको रियल ग्रोस वैल्यू एडेड परसेंटेज में काउंट करते हैं हम। अब इसका यूज क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं, उसको बाद में इस ग्राफ पे आएंगे हम। ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है? इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक मैट्रिक। ओके, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी सेक्टर और इंडस्ट्री आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल। मींस जीवीए हमारा क्या हुआ कि जो हमारी आउटपुट वैल्यू है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो जो फाइनल वैल्यू हमारी मिलती है वो हमारा जीवीए होता है।
अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझे तो क्या हुआ जीवीए कि जो हमारी एक्चुअली में वैल्यू जो हमारी इकोनॉमी में ऐड हुई है ना पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, वो जीवीए है। उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो किसी फैक्ट्री में आया तो वो रॉ मटेरियल है, फिर उसमें हमने कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और यूज में लिए होंगे और एक फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनाया है। तो एक्चुअली में जो रॉ मटेरियल है और इंटरमीडिएट मटेरियल्स है, उसको हम अगर उसकी जो वैल्यू है उसको फाइनल प्रोडक्ट में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी। उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं। अब जीवीए यूज क्यों होता है वो थोड़ा सा समझते हैं हम कि भाई जीवीए का क्या काम है, क्यों जीवीए कैलकुलेट किया जा रहा है। देखो, जीवीए कैलकुलेट करने के दो रीजन है। एक तो इसका सिग्निफिकेंस, ये हमको हेल्प करता है एनालाइज करने में सेक्टर वाइज ग्रोथ। मींस हमारे जैसे अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कई सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एग्रीकल्चर है हमारा, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं। तो अगर हमको ये देखना हो कि कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा है हमारी ग्रोथ के अंदर, जो टोटल जीडीपी उसमें कौन सा, जैसे एग्रीकल्चर ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है या इंडस्ट्री ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं इस जीवीए की हेल्प से। ग्रोस वैल्यू एडेड मींस कि इसने हमको कितना वैल्यू दिया है एक साल के अंदर। जैसे हम हमारा फाइनेंशियल ईयर्स टू कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर से, तो वो चीज हमको कैलकुलेट करने में ये फायदा हेल्प करता है। एक और अगर हम इसका जीडीपी से रिलेशंस देखना चाहें तो जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स। मींस जीडीपी, इस फॉर्मूले से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन आता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जीडीपी इंक्लूड्स टैक्सेस और नॉट, सब्सिडीज और नॉट। सिंपल क्वेश्चन वो पूछते हैं। मींस जीडीपी अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम टैक्सेस इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, सब्सिडीज इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम ऑब्वियस ही बात है, हम जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारा टैक्सेस जो होता है उसको इंक्लूड करते हैं, जबकि सब्सिडीज को नहीं इंक्लूड करते हैं। तो जीडीपी इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स माइनस सब्सिडीज। जो हमने टैक्सेस लगाए उसके ऊपर वो हमारा जीवीए के साथ में इंक्लूड होगा तो वो जीडीपी हो जाएगा, और अगर उसमें से हम और सब्सिडीज हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इस जीवीए का हम यूज कैसे कर रहे हैं हमारी आइडेंटिफाई करने के अंदर, जो सेक्टर ग्रोथ है उसको आइडेंटिफाई करने में। देखिए ये हमारा टोटल जीवीए दे रखा है और हमारा टोटल जीवीए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये डेटा दे रखा है फाइनेंशियल ईयर 2016 से 20 का। ओके, पीई का मतलब होता है प्रीवियस एस्टिमेट्स और एफएई का मतलब होता है फाइनल एस्टिमेट्स। मींस फाइनल एस्टिमेट से पहले का जो होता है उसको बोलते हैं फाइनल एडवांस एस्टिमेट्स। एक्चुअली में होता है ये फाइनल एडवांस एस्टिमेट्स। ओके, जो हमारा फाइनल एस्टिमेट्स होते हैं उससे पहले जो हमारा रो डेटा होता है उससे जो हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो वो फाइनल एडवांस एस्टिमेट्स है हमारा। तो देखिए जीवीए हमारा इंक्रीज हो रहा है, टोटल जीवीए। ओके, ये एवरेज है हमारा। तो 6.4 6.4 से 7.3। अब हम इसको अगर डिवाइड करें तीन सेक्टर्स में, हमने इसकी स्टडी करी है यहाँ पे। देखो एग्रीकल्चर जीवीए है 4.5, 4.6 और 3.1। इट मींस जो इस पहले के 4-5 साल थे उसमें ये ज्यादा था, फिर ये कम हो गया। मींस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस हमारी कम हो रही है धीरे धीरे इकोनॉमी में। इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमको ये क्या ना डेटा नहीं याद रखना है कि इसका पार्टिसिपेशन कितना है, जीवीए कितना चल रहा है एग्रीकल्चर का, ये कोई नहीं पूछने वाला। अप्रोक्सीमेटली हमको ध्यान होना चाहिए कि एग्रीकल्चर 3-4% के आसपास में है, इंडस्ट्री 5-6% के आसपास में है और सर्विसेज का सबसे ज्यादा 7-8% के पास में। तो ये मोटा मोटा आइडिया हमको होना चाहिए, बाकी एग्जैक्ट डेटा हमको नहीं, फिगर्स नहीं याद रखने हैं। अब इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? देखो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री 4.5, 4.9, 6.2 मींस इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम पाई चार्ट बना के देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर पहले जो सबसे सब्सटेंशियल पार्ट हुआ करता था ग्रोथ में, वो तो हो रहा है कम। मींस हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो रही है
और इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन हमारा बढ़ रहा है। अगर इसको हम इंडस्ट्री काउंट करें सेकंड पार्ट को, तो हमारा इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी डेवलपमेंट में बढ़ रहा है और सर्विसेज का ऑलमोस्ट हमेशा से हाई रहा ही है। ओके, हमारी जो जीडीपी है वो हमेशा सर्विसेज लेड रही है। हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में जब भी पढ़ते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है सर्विसेज उसमें मेन पार्ट प्ले करती है। तो ये अच्छी न्यूज है कि हमारा जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है, हमारी जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो एक अच्छा साइन है। तो यही चीज एनालिसिस करने के लिए जीवीए का यूज होता है। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम। एक हमने टर्मिनोलॉजी यूज में ली थी कि ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक जो हमारी दो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, उसमें मोटा मोटा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा जीडीपी में बात करती है। ओके, इन्फ्लेशन उसका एक पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट उसका पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड उसका पार्ट है और कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। मींस जनरली इस पार्ट से क्वेश्चन कैसा आता है कि इन्फ्लेशन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक किसका पार्ट है। सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से आते हैं। तो जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड और कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स देखें तो एक तो मार्केट की बात करेगा, इफेक्ट्स ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स, लेबर मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ एग्रीगेट डिमांड है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना कि कंज्यूमर लेवल पे बात करते हैं, कंजम्पशन की बात होती है यहाँ पे। ओके, ये सप्लाई लेवल पे बात होती है इधर। ओके, सप्लाई ओरिएंटेड चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ हमको रीजंस दिए हैं कि किन रीजन से क्या रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं जिसके कारण हमारी पोटेंशियल जीडीपी है जो 7% के आसपास रहेगी। जीडीपी जो ग्रोथ है वो 7% रहने का रीजंस हमको दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म्स कर रही है, एक तो कैपिटल एक्यूमुलेशन, दूसरा लेबर इनपुट और तीसरा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। वन बाय वन देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन। सस्टेन्ड कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब हमारे पास में जो फंड है वही, उसी को कैपेक्स बोलते हैं हम। जो हमारा जो टोटल फंड है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यूज लेते हैं उसको हम कैपेक्स बोलते हैं सिंपली। तो सस्टेन्ड कैपेक्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल और लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स। लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स हमने करे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल हुआ है। हमने देखा ही है किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक ड्राइविंग फैक्टर है हमारे लिए। दूसरा है लेबर इनपुट, ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स। गवर्नमेंट ने अभी इसी साल लेबर जो हमारे लेबर रूल्स थे उनको 4 कोड्स में डिफाइन करा है। तो फॉर्मलाइजेशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये रीजंस हैं जिसके कारण हमारे जीडीपी, ये रिफॉर्म्स हैं एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ने किए हैं, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ से जो 7% गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उसके ड्राइविंग फैक्टर्स रहने वाले हैं। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम किसी चीज को डिजिटली डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो टाइम कंज्यूमर है किसी प्रोसेस का वो कम हो जाएगा। रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन और एफिशिएंसी गेन। अगर हम डिजिटली किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं, मीन्स जो प्रोसेस है उसको डिजिटल कर रहे हैं, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिक हमारी इंप्रूव होने वाली है ही है। स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स एंड सस्टेन रिफॉर्म्स। तो हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स हमने देखे थे। तो मोटे मोटे जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं उस पर अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म ला रही है उसके अंदर, तो वो हमारी जीडीपी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, सेकंड चैप्टर है हमारा फिस्कल डेवलपमेंट्स एंड एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।